रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वह है मौर्य काल और संगम काल। देखिए, मौर्य काल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यह मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे याद करना, स्मरण करना बहुत आसान नहीं है। सभी के लिए बहुत ही कठिन पाठ है कि पूरे हिस्ट्री का, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। पिछले क्लासेस में आपने बुद्ध काल को पढ़ा, बाह्य आक्रमण को देखा आपने। सिकंदर तो लौट चुका था, लेकिन यूनानी प्रभाव को छोड़ चुका था। ठीक है, इधर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और यह मौर्य साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। शायद नंद साम्राज्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली यह साम्राज्य था। तो इसी के बारे में हम लोग पहला स्टडी करेंगे और इसी दौरान, मौर्य काल के दौरान ही दक्षिण भारत में संस्कृति का विकास होने लगा था। संगम काल के रूप में अध्ययन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में किया जाता है। तो पहले जो हम लोग मौर्य काल का स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर जो स्टडी किया जाएगा कि उसका स्रोत क्या है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक प्रमुख हैं। लेकिन जो दो प्रमुख सेक्शन आपका है मौर्य काल में, जहाँ से मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो प्रश्न रहते हैं, पहला उसमें है अशोक का अभिलेख। ठीक है, उसका जबरदस्त आपको पकड़ होना चाहिए। जिस ढंग से CNT SPT है पूरे आपका JPSC पेपर 2 में, उसी ढंग से इतिहास में अशोक का अभिलेख एक टफ सेक्शन में माना जाता है। लेकिन अगर आप तरीका से पढ़िए तो उस पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास आप लोग कीजिए। आज मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जो आपको पूरे मौर्य काल को बहुत ही सरलता से याद करने में मदद करेगा। बस आप लोग सही तरीके से उसको यूज कीजिएगा। और जो दूसरा टफ सेक्शन है मौर्य काल का, एक तो अशोक का अभिलेख और दूसरा टफ एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन। ठीक है, मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो टफ सेक्शन है। बाकी जो हम लोग को स्टडी करना है, चाहे सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, कलात्मक स्थिति हो, मौर्यों का पतन, टच करते हुए जाएंगे। और केवल प्रारंभिक परीक्षा पर अभी सीमित रह रहे हैं हम लोग, मुख्य परीक्षा की ओर हाथ नहीं डालना है। ठीक है, तो आज जो है मौर्य और संगम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मौर्योत्तर काल को शुरू करेंगे। संगम काल की जहाँ तक बात है, तो संगम काल में जिस ढंग से वैदिक काल हम लोगों ने पढ़ा था, वैदिक साहित्य, तो यहाँ पर संगम साहित्य से प्रश्न रहते हैं, तो वहाँ संगम साहित्य पढ़ेंगे। उसके अलावा वहाँ की कुछ महापाषाणिक संस्कृति के बारे में हम लोग स्टडी कर लेंगे और राजनीतिक स्थिति को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, साथ ही कुरुंजय, पल्लय, मुल्लय, नरुद्दम, नैतल, ये 5 को जो है आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ से प्रश्न संगम काल से रहता है। ठीक है, तो इतना ही स्टडी करेंगे। अभी चलिए मैं कुछ ट्रिक्स जो आज है उसको पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग क्लास करेंगे। बहुत ईजी हो जाएगा मौर्य काल। निश्चित रूप से अगले 2-3 घंटे में आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेंगे, अगर इस ट्रिक्स का आप सही प्रयोग कर पाते हैं। चलिए ट्रिक्स को हम लोग बढ़ाते हैं, फिर क्लासेस करते हैं। ट्रिक है आपके समक्ष, मौर्य काल का है। ठीक है, संगम काल में ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से कुछ सीमित क्वेश्चन ही प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर ट्रिक का आवश्यक नहीं समझा। हाँ, खुद आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौर्य काल के स्रोत में जो आपका है साहित्यिक स्रोत, तो उसका जो पहला ट्रिक है, आई मैं बचकर पापा। ठीक है, आई मैं बचकर पापा में आई फॉर होगा अर्थशास्त्र, ई फॉर इंडिका, मैं फॉर मुद्रा राक्षस। बचकर में देखिए, ब से हो जाएगा बृहत कथा मंजरी, और च से चंद्रगुप्त कथा, क से कथा सरित सागर, र से राज तरंगिणी। अब पापा से हो जाएगा पुराण, और पंतजलि, यहाँ पंतजलि मैंने ले लिया है, महाभाष्य को डायरेक्ट नहीं लिया, पंतजलि का महाभाष्य। तो पहला ट्रिक था, अगर मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत क्या है, ठीक है, जानने के लिए, तो आई मैं बचकर पापा। अब दूसरा जो है आपका कि मौर्य काल में बौद्ध साहित्य ने भी कुछ योगदान दिया है स्रोत को क्रिएट करने में, तो उसका भी मैंने एक सूत्र बना दिया है, उसको सुन लीजिए। यह है जा दीदी विलाप न कर। ठीक है, न कर साइलेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, न कर साइलेंट है, उसमें जा दीदी से हो जाएगा जातक कथा, दीदी से जो आपका हो जाएगा जातक कथा के बाद दिघ निकाय दिव्य वादान, दीदी से
दीपवंश महावंश भी इसी में जोड़ दीजिएगा, दीदी में ही, ठीक है। सारा दी से है, दीर्घ निकाय, दिव्यवदान और दीपवंश। वंशथ प्रकाशनी, ठीक है। विलाप में व से होगा वंशथ प्रकाशनी और ला से होगा लामा तारानाथ का तिब्बत का इतिहास। अब प से हो जाएगा परिशिष्ट वर्मन, वो हेमचंद्र का है, ठीक है। ये आगे आ जाएगा, आपके क्लासेस में आ जाएगा, अभी केवल ध्यान से सुनते जाइए सूत्र को। अब मौर्यों की उत्पत्ति का ट्रिक कैसे आपको याद करना है कि मौर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग धर्मों के क्या विचार थे, ठीक है। तो कुछ फिक्स विचार थे, बुक्स पर यहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ब्राह्मण और यूनानी लोग हैं, तो ब्राह्मण और यूनानी लोगों का विचार था कि या तो ये शूद्र जाति के हैं और यूनानियों का कहना था निम्न कुल के हैं, यानी कि दोनों के विचार लगभग मिलते हैं। वहीं पर बौद्धों का कहना था कि ये क्षत्रिय कुल के थे, क्योंकि बौद्धों को काफ़ी संरक्षित किया गया था मौर्य राजाओं के द्वारा। वहीं जैन का कहना है कि किसी ऐसे गांव के मुखिया का बेटा था चंद्रगुप्त, क्लियर, जहाँ पर मोर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। तब यहाँ पर एक चीज़ तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि अगर ब्राह्मण और यूनानी रहेगा, सॉरी हिंदू ग्रंथ है यूनानी रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ यूनानी रहेगा, तो निम्न कुल या शूद्र का माना जाएगा मौर्य को। अब कहा जाता है कि मूरा नाम की स्त्री थी जो नंदों के रनवास में रहती थी, उन्हीं का पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो पहला शासक था। तो एक किसका मत हो सकता है? तो निश्चित रूप से ब्राह्मण का मत हो सकता है, क्योंकि शूद्र वर्ड बोला जा रहा है, चाहे बृहद कथा मंजरी हो या कोई और पुस्तक हो। अगर ब्राह्मण ग्रंथ है, हिंदुओं से संबंधित संस्कृत ग्रंथ है, तो निश्चित रूप से उसमें मौर्यों को शूद्र बताया जाएगा, ठीक है। अब जस्टिन बोलना हो या प्लूटार्क बोलना हो, अगर यूनानी आता है तो उन लोग बताएगा निम्न कुल का है। बौद्ध का कोई भी ग्रंथ आ जाएगा, दिव्यवंश महावंश या कोई भी आता है, किसमें मौर्यों को क्या कहा गया है? तो बौद्ध का एक मत है कि उन लोग क्षत्रिय थे। जैन का तो सिंपल है कि किसी ऐसे गांव के प्रमुख का बेटी का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, जहां मोर बहुत, मयूर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, तो वो प्रश्न आने का संभावना नहीं है। जो है आपका दूसरा ट्रिक है, तीसरा ट्रिक है, ठीक है। अगला जो ट्रिक है, सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था 304-305 बीसी में, क्लियर, 305-304 बीसी में। तो 500 हाथी वगैरह दिया था चंद्रगुप्त, उसकी बेटी कॉर्नेलिया से विवाह किया था चंद्रगुप्त ने। साथ ही कुछ इलाका को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया था, ठीक है। वो याद करने में काफ़ी कठिनता होता है, ठीक है। उसका भी मैंने सूत्र बना दिया है। आप जाएं कहें माँ को, ठीक है। आप जाए से होगा अराडोसिया, पेरीमेमिस, सोदाई, आप हो गया, ठीक है। जाए से जेड्रोसिया और एरिया, ये चारों जोन जो है दे दिया था चंद्रगुप्त को। अब इसमें कहे माँ को, ठीक उसके नीचे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कहे माँ को, ठीक है। तो अ से होगा अराडोसिया, तो क से हो जाएगा कंधार। प से आपका पेरीमेमिस सेदाई है, तो ये हो गया हेरात, हे से हेरात। ज से आपका है जेड्रोसिया, तो यहाँ पर आपका हो गया मकरान तट, जो पाकिस्तान का सी कोस्ट है सिंध में, मकरान तट कहलाता है। ए से एरिया और को मीन्स क मीन्स काबुल, ठीक है। ये हुआ तीसरा ट्रिक। अगला ट्रिक में हम लोग आते हैं। आपको पता है कि अशोक का नाम 4 अभिलेखों में अभी तक मिल चुका है। सिंपल देवनाम पिय की जगह अशोक लिखा हुआ 4 अभिलेखों में मिला है। उसका सूत्र ये है, उसका सूत्र है न्यू मग, ठीक है। न्यू मग मीन्स न्यू फॉर निट्टूर, यू फॉर उदयगोलम, मग फॉर मास्की और गुर्जरा, ठीक है। चलिए ट्रिक 5 में आइए। अशोक की पत्नियों के लिए एक ट्रिक मैंने बना दिया है, ठीक है। अशोक के लिए खाना पकाती असंघमिता, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो देख रहे हैं आप, पकाती असंघमिता में सारे रानियों का नाम छुपा हुआ है। पकाती में है पद्मावती, कारुबाकी, तिसारक और असंघमिता। तुरंत याद हो जाएगा पकाती असंघमिता। उधर मैंने इसलिए जोड़ दिया अशोक के लिए, ताकि पता चले कि वो अशोक की वाइफ्स हैं। ये अशोक के शिलालेखों से संबंधित ट्रिक जो बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, जब भी वो याद करने बैठते हैं हमेशा कंफ्यूज कर पाते हैं, इसलिए इसको बनाना मैंने आवश्यक समझा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। पहले आते हैं हम लोग बृहद शिलालेख पर। बृहद शिलालेख है जो आपका 8 स्थानों से मिला है, ठीक है। शाम को गिद्ध जागे सोए, ध्यान से सुनिएगा, शाम को गिद्ध जागे सोए, एकदम रटिए इसको, 40, 50, 100 बार रटिए, लिखिए भी, इसका फुल फॉर्म भी लिखना है, ठीक है।
इसके अंदर क्या है फिर नहीं है वो तो याद हो जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मैप भी इसका मैं दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पर ये सारे बृहद शिलालेख हैं, ठीक है। शाम में हो जाएगा शहबाजगढ़ी मानसेहरा, पहला दो जो है पाकिस्तान में है, पहला दो जो है आपका खरोष्टी लिपि उसमें है, यानी कि दाएं से बाएं लिखा जाता है जैसे उर्दू लिखा जाता है। तो शाम को गिद्ध जागे सोए, पहला शाम जो हो गया पाकिस्तान में हो गया, ठीक है। उसके बाद क से कलसी हो जाएगा, उसके बाद गी से गिरनार गुजरात में हो जाएगा, ध से धौली, ठीक है, धौली आपका उड़ीसा में हो जाएगा पुरी जिला में। गिद्ध जागे सोए, जागे कंप्लीट एक साथ लेना है, ध्यान रखिएगा, है ना। जागे का अर्थ होगा जौगढ़, क्लियर। सोए, सोए अलग अलग है, सो फॉर सोपारा, ए फॉर एरागुड्डी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, क्लियर। तो ये आपका हो गया 8 बृहद अभिलेख। मैं अशोक के लघु शिलालेख, ठीक है, माइनर एडिक्ट्स पर भी मैंने ये बना दिया है, माइनर रॉक एडिक्ट्स पर भी एक फार्मूला बना दिया है, इसको यूज कीजिए, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी तुरंत याद हो जाएगा, क्लियर। इसमें आपका है गुरु सभा में सब्र करो, गुरु सभा में सब्र करो, बहुत इजी ट्रिक है। गुरु फॉर हो जाएगा गुर्जरा और रूपनाथ। सभा सासाराम भाब्रू में मास्की सब्र सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी, ठीक है। ये पहला ट्रिक है। लघु शिलालेख बहुत सारे हैं इसलिए 2-3 ट्रिक मैंने बता दिया है। गुरु सभा में सब्र करो, गोप कोप, ठीक है। दूसरा ट्रिक है गोप कोप, इसमें गोबी मठ और पालकी कुंडू 2 जगह लघु शिलालेख मिला है। ये जो है कोप्पल जिला में है, कोप फॉर कोप्पल और गोप फॉर गोबी मठ पालकी कुंडू। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ था इसलिए जिला भी मैंने डाल दिया, कोप्पल जिला में कर्नाटक में है, ओके। उसके बाद है तीसरा जो ट्रिक है लघु शिलालेख का, वो है बस जा चित्र में। बस जा चित्र में आपका ब्रह्मगिरी सिद्धपुर चित्रदुर्ग, ठीक है। ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, ज फॉर जतिंग रामेश्वर, क्लियर। ब्रह्मगिरी सिद्धपुर और जतिंग रामेश्वर चित्र में, चित्र फॉर हो जाएगा चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, ठीक है। तो 3 अभिलेख जो है कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला में है। पहले जो कोप्पल जिला में मैंने बताया वो 2 अभिलेख था। एक राजा कुर्नूल का, ये चौथा सूत्र है लघु शिलालेख का, ठीक है। एक राजा फॉर हो जाएगा एरागुड्डी। देखिए एरागुड्डी ऐसा स्थान है जहां पर लघु शिलालेख भी अशोक का मिला है, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला में, और बृहद शिलालेख भी वहां पर मिला है, ठीक है। और राजा के बाद राजा के जो आप कर दीजिएगा राजुल मंडगिरी, क्लियर। ये भी जो है आपका कुर्नूल जिला में, इसलिए दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया। अब चलिए अगला ट्रिक है वो अशोक के स्तंभ लेख के लिए है, पिलर एडिक्ट्स के लिए, ठीक है। पिलर एडिक्ट में है जो स्तंभ लेख मिले हैं, दीदी लो लो प्यार, ठीक है, मैंने दीदी ले लो प्यार इस टाइप का भी याद कर सकते हैं। दीदी फॉर हो जाएगा दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठा, क्लियर। इसके बारे में मैं बता दूंगा अभी क्लास में, अभी केवल रटना है, ठीक है, रट जाइएगा, मेन पॉइंट है, फिर पूरा मौर्यकाल आपका मुट्ठी में हो जाएगा अगला 2-3 घंटा में। लोलो, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज चंपारण में है दोनों, पश्चिम चंपारण बिहार का। उसके बाद प्यार, प्यार में आपका है प्रयाग और रामपुरवा, रामपुरवा पश्चिम चंपारण में, प्रयाग आप समझ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया दीदी लो लो प्यार या दीदी ले लो प्यार, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, प्रयाग, रामपुरवा, ठीक है। तब तक याद नहीं होगा जब तक आपका मुंह दर्द नहीं होगा, लिख लिख करके हाथ नहीं दर्द होगा, है ना। झूठ मूठ का रीडिंग मार मार कर टाइम पार कीजिएगा, नहीं याद होगा। जितना पढ़ना है फिर उस टाइप का पढ़ लीजिए, ठीक है। न केवल लिखने से काम चलेगा, न केवल रटने से काम चलेगा, दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर देखिए कैसे फटाफट याद होता है, मेहनत तो एक बार कीजिए करके देखिए। अगला ट्रिक, ठीक है, ट्रिक नंबर इधर गड़बड़ा गया है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अशोक के स्तंभ लेख के लिए, लघु स्तंभ लेख के लिए, क्लियर। स्तंभ लेख का तो हो गया, लघु स्तंभ लेख का। रूनी को सरसों साथ कुछ तो है बात, ठीक है, यानी कि रूनी को सरसों साथ इस टाइप का समझ लीजिए, 7 सरसों मिला है, कुछ तो है बात, तो साइलेंट है। 7 फॉर हो जाएगा स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। रूनी को सरसों, रूनी को सरसों का फुल फॉर्म जो है रुमिंदेई निगिलवा, दोनों नेपाल में है, रुमिंदेई और निगिलवा। कौसाम्बी सारनाथ सांची, ठीक है, को फॉर कौसाम्बी और सरसों फॉर सर से हो जाएगा सारनाथ और सो से हो जाएगा सांची, ठीक है। रूनी को सरसों साथ कुछ तो है बात, ये लघु स्तंभ लेख के लिए है। अगला ट्रिक में आइए, जो गुफा वगैरह में लेख वगैरह अशोक लिखवाया था, ठीक है,
उसका सूत्र सिंपल है बिस्कुट, उसमें भी ट साइलेंट है। बराबर की पहाड़ियाँ गया में है, उसमें विश्व झोपड़ी, बिस्कुट में 20 फॉर विश्व झोपड़ी, स फॉर सुदामा, क फॉर कर्ण चौपड़। ठीक है, अगला ट्रिक जो है 5वां बृहद शिलालेख में आपका कुछ जनजातियों का नाम दिया गया है। इसका जो सूत्र है क्यों गिरी पत्नी, ध्यान रखिएगा। जो आपका 5वां बृहद शिलालेख के जनजातियों का नाम कैसे याद रखना है, क्यों गिरी पत्नी। क्यों फॉर हो जाएगा क फॉर कंबोज, य फॉर यूनान, गिरी फॉर गंधार और ऋषिक, ऋषिक देख रहे हैं आप, देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर ध्यान से देखिए। पत्नी, पत्नी में एक ही आएगा पित्त निकास। ठीक है, और गिरी से गंधार, ऋषिक, समझ गए ना। अगला चलिए 13वां बृहद शिलालेख में कुछ 5 यूनानी राजाओं का नाम दिया गया है और कुछ आपका जनजातियों का भी नाम दिया गया है। ये भी याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए 5 यूनानी राजा को आपको जो 13वां बृहद शिलालेख का याद रखना है। टाए माए, टाए फॉर टॉलेमी और ए फॉर हो जाएगा एंटीओकस, एंटीगोनस, ए में ही दोनों है, माए मेगाज और अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 5 खत्म हो गया। जनजाति, जो जनजाति बहुत सारा नाम दिया गया है, उसमें आपका आप नभ के पिता भोज हैं, इतना ही याद रखिएगा, सारा जनजाति इसमें आ जाएगा। आप नभ के पिता भोज हैं। आप से हो जाएगा आंध्र और परिंदास, नभ से 2 आएगा है ना, एक नभकस एक नभा पंक्टिस, नभकस और नभा पंक्टिस। पिता से आ जाएगा पितनिक, भोज से आ जाएगा भोजा। क्लियर, ये सब जनजाति का नाम किस में दिया है, 13वां बृहद शिलालेख में। अब आ जाइए मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्रशासनिक बुक है ना, आर्थिक बुक नहीं है। अर्थशास्त्र में कहते हैं यहाँ पर सप्तांग विचारधारा का प्रचलन था। सप्तांग विचारधारा में 7 प्रमुख पद होते थे, 7 प्रमुख समूह होता है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, जो मिल करके प्रशासन को चलाते हैं, उसी को सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। तो उसका सूत्र में बना दिया गया है, कसम जुदा अब ना होंगे हम, ना होंगे हम साइलेंट रहेगा, कसम जुदा अब, इसी में सारा छुपा हुआ। कसम में देखे क्या है, कोस स्वामीन मंत्रीण, जुदा जनपद दुर्ग, और अब से हो जाएगा अमत्य और बल। चलिए अगला ट्रिक में आते हैं, ये बहुत ही बड़ा समस्या को सॉल्व कर देगा यह ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ। और काल में प्रशासन को चलाने के लिए 18 तीर्थ थे। ठीक है, मंत्रालय समझ सकते हैं आप, और उस मंत्रालय के अंडर में जो रहते थे वो विभाग कहलाते थे, है ना। उसका अध्यक्ष होते थे हेड, और जो तीर्थ का अध्यक्ष होते थे अमात्य। ठीक है, तो ये जो 18 तीर्थ थे उनको आपको कैसे याद करना है, तो उसका बहुत ही एक अच्छा जो है ट्रिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। वर्ग तो आधा नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, कि इसका क्या होगा, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष है तो क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं। कुछ कुछ का याद करना पड़ता है, तो ट्रिक से आप एक सारे 18 को जो है फुल अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका जो है स्पाई MK, पहला जो है SPY MK। ठीक है, इसमें जो होगा स्पाई MK में सेनापति, पुरोहित, युवराज, मंत्रीण, कर्मांतिक खान वगैरह का देखता था। ठीक है, तो ये 5 हो गया। उसके बाद जो आपको करना है दादा, बाप, अम्मा, नाना, सास, देख रहे हैं ना, एक बाप, दादा, अम्मा, अम्मा माने मम्मी, अम्मा, नाना। ठीक है, अम्मा का पिताजी नाना, उसके अलावा एक सास। ठीक है, तो इतना में ही जो स्पाई MK के अलावा इतना खाली कीजिएगा, सारा 18 आ गया है। ठीक है, जैसे दादा में, क्लियर, दादा में है तो 2, लेकिन 3 जो है आपका अमित्य का नाम 10 से है, तो तीनों को इसी में हम लोग इंक्लूड कर देंगे। इसमें दंडपाल, द्वारपाल और द्वारिक, ये क्या क्या है अभी आगे क्लास में हो जाएगा, अभी रटना आपका काम है इस राउंड में। ठीक है, उसके बाद वाप्र, प्र इसलिए मैंने बाप भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्र भी लिख सकते हैं। तो व्यवहारिक, व फॉर व्यवहारिक, अब प्र फॉर 2 बार होगा, एक प्रशास्त्री होगा और एक प्रदिष्टा होगा। ठीक है, उसके बाद अम्मा, इसमें अंतवेशिक और मंत्री परिषदाध्यक्ष आते हैं। नाना से नायक और नागरिक आते हैं। सास से आपका सन्निधाता और समाहर्ता आते हैं। ठीक है, अगला ट्रिक मौर्यों का कर। ठीक है, ये भी परेशानी आपको बहुत कर सकता है,
लेकिन इस ट्रिक को आप अपना लीजिएगा तो सारा परेशानी मौर्यों के कर से संबंधित दूर हो जाएगा। मौर्यों के कर में है पहला सूत्र जो है चाप सीसी डाबरा भूखा बैजू बाबरा। डाबरा जो है वो साइलेंट रहेगा। चाप सीसी, चाप से आपका हो जाएगा चारागाह कर पथ कर। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से नोट में देखते जाइए। चारागाह कर पथ कर सीमा शुल्क सिंचाई कर, ठीक है। सीसी से सीमा शुल्क सिंचाई कर, भूखा से भू राजस्व और खाद्यान्न कर, बैजू से वैश्यालय कर और जुआ कर, और बाबरा से वाणिज्य व्यापार कर, और राज से हो जाएगा राजकीय भूमि पर कर, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा। चाप सीसी डाबरा भूखा बैजू बाबरा। चलिए आगे आइए। कुछ और भी टैक्सेस थे, उसके लिए मैंने अलग से सूत्र बना दिया है। थोड़ा ये अलग है लेकिन रट जाइएगा, बहुत काम देगा। प्र बसे ही कवि ऊ। प्र से आपका हो जाएगा प्रणय कर प्रतिकर, बसे ही से हो जाएगा वली कर सेना भक्तम कर, और ही से हो जाएगा हिरण्य कर। कवि से हो जाएगा कफ और कर, केवल कर नाम से भी कर था, क्लियर क्लियर, वो संपत्ति कर था वास्तव में। बी से आपका हो जाएगा विष्टि कर, बेगारी के वाला जो कर था ऊ से उदंग कर हो जाएगा और उत्संग कर हो जाएगा, ठीक है। एक उदरंग कर भी आएगा वो, लेकिन वो गुप्त काल का है। उदंग कर किसका है? ये मौर्य काल का है। अगला ट्रिक आइए। अगला ट्रिक जो आपका है मौर्यों के सैन्य विभाग से रिलेटेड है। मेगास्थनीज ने बताया था कि मौर्यों का जो सेना था वो कई समितियों के माध्यम से चला। स्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा कि मौर्य काल में कुल 6 समितियां थी, ठीक है, जो सेना के संचालन में मदद करती थी। तो इसको भी याद करना कभी कभी हेडेक बन जाता है। इसके लिए मैंने एक ज़बरदस्त सूत्र बना दिया है, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। क्या सूत्र है? देखिए, 9 पैसे में अश्व हारा, ठीक है। 9 पैसे में अश्व हारा, ये मुख्य परीक्षा तक काम देगा, पीटी में तो काम देगा ही। बस याद कर जाइए जो जो सूत्र मैंने बताया है। 9 फॉर नौसेना समिति, पै फॉर पैदल सेना समिति, से फॉर सैनिक यातायात समिति, ठीक है। एग्रोनॉमिक्स का हेड होता था। में साइलेंट रहेगा, अश्व फॉर अश्व सेना समिति, ह फॉर हस्ती सेना समिति, रा फॉर हारा में रा फॉर रथ सेना समिति। ये हो गया। चलिए, मौर्यों का नगर प्रशासन, इसमें भी बताया है इन्होंने, मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में, कि यहाँ पर भी 6 समितियाँ थीं जो नगर के प्रशासन में हेल्प किया करते थे, ठीक है। बाकी डिटेल अभी क्लास में करेंगे हम लोग। तो पहला का जो सूत्र हमारा है IC, सेकेंड F, थर्ड BD, 4 TC, 5 निविनी, 6 ST। इसी ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ST है, IC है, F है, BD है, तो जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि जो याद करने का तरीका होता है कि पर मिनट आप कितनी बार बोल रहे हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझने के बाद, अगर आप समझ चुके हैं किसी भी टॉपिक को, उसके बाद का ये प्रोसेस शुरू होता है कि हर मिनट में आप कितनी बार बोल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में कुछ रहेगा तो आप ज़्यादा बार बोल सकते हैं, तो जल्दी याद हो जाएगा और माइंड के परमानेंट मेमोरी में जो है आपका सेट हो जाएगा। टेम्पोररी मेमोरी में अगर सेट कीजिएगा कम मेहनत करके, वो फिर निकल जाएगा। तो IC फॉर हो जाएगा इंडस्ट्री एंड कल्चर, फर्स्ट वाला जो था। सेकेंड का F था तो फॉरेन से रिलेटेड था, विदेशी लोगों के से संबंधित, विदेश हो गया। BD फॉर बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये करने का तीसरा समिति का वर्क था। चौथा का ट्रेड एंड कॉमर्स का वर्क था। पांचवा का निविनी, निविनी का अर्थ है निर्मित वस्तु, नी फॉर निर्मित वस्तु के विक्रय और निरीक्षण, विन्नी फॉर विक्रय और निरीक्षण, ठीक है। और ST सेल टैक्स, क्लियर। लास्ट वाला जो था विक्रय कर से समिति था, छठा समिति। अगला आइए ट्रिक 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जिस ढंग से वहाँ पर आमत्य तीर्थ वाले में मैंने ट्रिक बताया, ठीक है, बाप दादा अम्मा नाना सास से तीर्थ वाले में मैंने एक ट्रिक बताया, उसी ढंग से यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अध्यक्ष भी हेडेक बनता है। और जब भी आप लिखेंगे कि मौर्यों ने किस तरह से अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, एक अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो ये सारे ट्रिक जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल कर देंगे उसका उत्तर मेंस में भी। अब पीटी में अगर आता है तब तो सिंपल रहेगा ही, वो तो कोई मैटर है नहीं, ठीक है। पतवाध्याय अच्छा आ जाए, अक्राध्याय अच्छा आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, अब फटाफट लिख देंगे। लेकिन ये मुख्य परीक्षा तक जो है आपको पूरी तरह से बैकअप देगा। इसमें जो आपका ट्रिक मैंने बनाया है ABDH अबध, है ना, अबध कलमन PRSG, ABDH KLMN PRSG, ठीक है। A फॉर
आयुधगाराध्यक्ष, हकराध्यक्ष, हचपटलाध्यक्ष। हाईवे का हिसाब हचपटलाध्यक्ष रखता था, समाहर्ता का सहयोगी था। बी नंबर बंधनगाराध्यक्ष, विविताध्यक्ष। बी फॉर पहला था ना अबद्ध, अबद्ध कलमन पहला था, तो अबद्ध में बी फॉर बंधनगाराध्यक्ष, विविताध्यक्ष, डी फॉर देवताध्यक्ष और एच फॉर हस्ताध्यक्ष। एक है, डी और एच से एक है। के फॉर आ जाएगा कोपगार कोषाध्यक्ष, कोपगाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कृपयाध्यक्ष। ठीक है, यहाँ एक और सूत्र मैं बता देता हूँ छोटा सा, क्योंकि कृपयाध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष थोड़ा सा लिख से हट करके हैं, तो इसका याद रखिएगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कृपया जंगल जाएं, कृषि का सूत्र बताएं। ध्यान से सुनिए इस सूत्र को। कृपया जंगल जाएं, कृषि का सूत्र बताएं। इस ट्रिक को पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। कृपया जंगल जाएं, कृषि का सूत्र बताएं। तो कृपयाध्यक्ष जब होगा तो जंगल होगा। सूत्राध्यक्ष कृषि का सूत्र, सूत्राध्यक्ष जब होगा तो कृषि का हेड होगा। क्लियर, ये विभाग था। वो तीर्थ जो पहले वाला था वो मंत्रालय था और ये विभाग है। ठीक है, तो इसका अलग ट्रिक होगा। तो इसका जो ट्रिक का अगला पार्ट आता है कलमन, स्केलमेन। ठीक है, के फॉर आपका आ जाएगा कोपगाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कृपयाध्यक्ष। कृपया जंगल जाएं, कृपयाध्यक्ष जंगल के लिए हो गया। एल फॉर लोहाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल था। ठीक है, लोहा लवड़ा समझ ही रहे हैं, लवड़ा मैंने नमक वाला हो गया। एम फॉर होगा मनाध्यक्ष और मुद्राध्यक्ष। क्लियर, कलमन में अब आ गया एन, एन फॉर नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष मैंने नाव, राजकीय नाव का ये जो करता था कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए PRSG, PRSG। क्लियर, तो P फॉर हो जाएगा ट्रिक में आपका पश्चाध्यक्ष, पतवाध्यक्ष, पतनाध्यक्ष और R फॉर हो जाएगा रथाध्यक्ष। S फॉर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, S में 6 आपका विस्तारित रूप है। शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सूत्र कृषि का सूत्र। ओके, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुर आप समझ ही रहे हैं, शराब वगैरह का ये देखता था। समस्थानाध्यक्ष और स्वर्णाध्यक्ष। तो अधिकांश आपके लिए नोन है ना, कुछ कुछ आपका गड़बड़ाएगा। आज 7-8 उसको आपको बस अच्छी तरह से याद कर लेना है। जी फॉर गोडाध्यक्ष है ना, मवेशी वगैरह के लिए था गोडाध्यक्ष। तो इतना सूत्र जो मैंने बता दिया आपको अभी, ये पूरे मौर्य काल के लिए है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मौर्य काल आपकी मुट्ठी में। और अगले 2-3 घंटा में इसको समाप्त कर जाइए। उसके बाद संगम काल का फिनिश कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है संगम काल में, जो भी 3 संगम हुए हैं। ठीक है, वहाँ भी देखिए क्या है, तीनों संगम कहाँ कहाँ हुआ। तो पहला मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम शहर को ही बोलते थे आपका बख्तापुरम। तीसरा भी मदुरै में हुआ था। पहला का अगस्त थे हेड, दूसरा का भी अगस्त थे, साथ में एक और हेड थे सह-अध्यक्ष तोल्काप्पियम। उसके बाद तीसरा का जो अध्यक्ष थे न कोई, यानी कोई नहीं मत सोचिएगा, न कोई, ना कोई अध्यक्ष थे। फिर कहाँ पर पहला में कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ साहित्य का संकलन ही नहीं हुआ था। सेकंड में एक तोल्काप्पियर नाम का एक ये था आपका ग्रामर का संकलन हुआ था। तीसरा में टुतोगोई का संकलन हुआ था, पत्रुपाट्टू का 2 ठो का हुआ था। तो 3 पार्ट में वहाँ पर भी है, किलकणक्कु, मेलकणक्कु, किलकणक्कु और महाकाव्य। ठीक है, मेलकणक्कु किलकणक्कु जो था विशुद्ध रूप से साउथ इंडियन था। महाकाव्य जो था वो आपका जब नॉर्थ से जब आर्य प्रभाव पहुँचा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी लंबे लंबे कविताएं लिखी जाने लगी, संस्कृत वर्ड्स का यूज होने लगा, तो सब महाकाव्य में आया। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रभाव उन पुस्तकों पर देखा गया। ठीक है, जैसे शिल्पादिकारम था, जिसे जो आप चोल के महान शासक थे करेकाल, ठीक है, 7 स्वरों के ज्ञाता, तो उनका पोता के द्वारा लिखा गया था, इलेगो अडिगल के द्वारा। अब की बात करें को तो आप जानते हैं। के बाद जो दूसरा आपका आया महाकाव्य श्रेणी का तमिल पुस्तक, वो था आपका मणिमेखले। क्लियर, शिल्पादिकारम के बाद मणिमेखले, उससे जुड़ा हुआ था ये कहानी। समझिए जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2 है ना, उसी तरह से शिल्पादिकारम, उसके बाद मणिमेखले। अगर कहानी इसका मुख्य परीक्षा में मैं बताऊंगा तो दोनों एक क्रम में आपका चलेगा। ओके, तो मणिमेखले जो लिखा गया था आपका शीतलेश सतनार के द्वारा लिखा गया था, और मणिमेखले और शिल्पादिकारम तो जो था बौद्ध ग्रंथ था। और जो तीसरा था वह था शिवक सिंदा मणि।
ये लिखा गया था तिरुत्कदेवर के द्वारा। ये जैन ग्रंथ था। शिवक चिंतामणि में शिवक का वीरता का कहानी है जो अंत में जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा यहीं पर हम लोग थोड़ा बहुत इस काल के चोल चेर पांड्य के बारे में पढ़ लेंगे। उनका राजधानी क्या था, राज्य चिन्ह क्या था, उनके बंदरगाह क्या थे, कुछ प्रमुख घटनाओं को देख लेंगे। पांड्य में एक जो राजकुमारी ने शासन किया था उसको देख लिया जाएगा, मेगास्थनीज ने जिसका विवरण दिया है। उसके अलावा इनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिचुएशंस को देख लिया जाएगा। उसके बाद पल्ले मुल्ले कुरिंजी नरोत्तम नेतल जो 5 सेक्शन मैंने बताया है उसका क्या अर्थ होता है उस पर जरूर कंट्रोल रखिएगा। तो इसी तरीके से पढ़ना है। आप लोग जो है क्लास कीजिए, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला क्लास जो आपका होगा मौर्योत्तर काल होगा, ठीक है। 3 क्लास और बचे हुए एंशिएंट में, उसके बाद हम लोग मेडाइवल में इन करेंगे। वीडियो देखने के लिए कुमार फिर से एक बार स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। आपने ट्रिक को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुना होगा, आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। वह ट्रिक था, कोई कहानी नहीं था, वो आपके करियर का निर्धारक बनेगा। मेरे द्वारा दिए जा रहे एक एक ट्रिक को पूरी तरह से दिमाग में समा लीजिए। PT और मेंस का यह इंटरव्यू तक आपको सपोर्ट करने वाला है। आज जो हम लोग समाप्त करेंगे मौर्य काल और संगम काल। नोट्स को मैंने इस तरीके से बना दिया है कि बहुत ज़्यादा आपको समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं शॉर्ट में पार करूँगा। और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन आप लोगों को रह जाती है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करेंगे और मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। पिछली बार जो JPSC प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए थे, 6th JPSC प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी टफ थे। अगर आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर समस्या आ सकती है। इस तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहा जाता है, कहावत है। उसी तरह से एक एक प्रश्न आप सही करेंगे। एक एक प्रश्न का मैं टारगेट दे रहा हूँ, उस टारगेट को पूरा कीजिए। हर एक प्रश्न में आपके 2 मार्क्स जुड़ते जाएंगे। बस आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, बाकी आपके साथ रेनेशा IAS है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक रहता है, उससे आप लोग मैनेज कर लेंगे। ओके, देखिए नंद साम्राज्य की पतन के बाद मौर्यों का आगमन हुआ और इसमें निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य की थी। चाणक्य ने की थी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, प्रसिद्ध स्टोरी है। और घनानंद पराजित हुआ था। देखिए साहित्यिक स्रोत का जो चाहे गैर धार्मिक स्रोत हो या बौद्ध का स्रोत हो, दोनों का सूत्र मैंने बता ही दिया है। इसमें इतना याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र और दूसरा इंडिका। अथवा अर्थशास्त्र के संदर्भ में एक चीज़ जान लीजिएगा, प्रशासनिक ग्रंथ है, आर्थिक नहीं। और RS शास्त्री के द्वारा 1904 में इसे खोजा गया था। 180 अध्याय हैं, 15 भाग हैं। तो इतना आप लोग को याद रखना है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है। इंडिका में आते हैं। देखिए इंडिका वास्तव में हमें अभी प्राप्त नहीं है उसकी मूल प्रतिलिपि। स्ट्रैबो, डायडेरस, सेरियन और प्लिनी, ये चारों का नाम अच्छा से याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इंडिका में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। उसी से पता चलता है। विदेशी जितने भी स्रोत हैं उसमें सबसे विश्वसनीय इंडिका ही है मौर्य काल के बारे में जानने का। शाखादत्त का मुद्रा राक्षस 9वीं सदी में चाणक्य के साजिशों का विवरण जिससे घनानंद को हराया, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बुक्स का नाम लिख दिया गया है, इस सारे गैर धार्मिक स्रोत में है। कल्हन का राजतरंगिणी वगैरह, इस सारा में जो है आपका मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए धार्मिक स्रोत के बारे में देखते हैं। धार्मिक स्रोत में पुराण हो जाएंगे, पतंजलि के महाभाष्य हो जाएंगे और कई बौद्ध ग्रंथ हो जाएंगे। इसका सूत्र मैंने बता दिया है बौद्ध ग्रंथ का, जा दीदी विलाप न कर। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा, तो शिलालेख आ जाएगा आपका, ठीक है। सारे शिलालेख जितने भी दिए हैं और सिक्के, अमृतभांड, NBPW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये हमेशा याद रखिएगा। NBPW मौर्य काल का है। और कुम्हारार पटना के पास है, वहाँ पर महल मिला है लकड़ी का, हल्का फुल्का अवशेष, यही सब सच है। मौर्यों की उत्पत्ति का ट्रिक्स मैंने बता ही दिया है कि ब्राह्मण यूनानियों का क्या मत है, जैन का क्या मत है और बौद्धों का क्या मत है और क्यों है, उसे भी मैं समझा चुका हूँ वीडियो में। देखिए बृहद कथा मंजरी संस्कृत ग्रंथ है तो वहाँ शूद्र माना है। दिव्य वदान महापरिनिर्वाण सूत्र जो है वो क्षत्रिय माना है क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है। समझ रहे होंगे, इसी चीज़ को मैंने समझाया था, इसका सूत्र ट्रिक्स बता दिया था मैंने। जूनागढ़ वाला ट्रिक में छूट गया था कि मौर्यों को वैश्य भी माना गया है क्योंकि चंद्रगुप्त का बहनोई पुष्यगुप्त वैश्य था, जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। इसको भी वहाँ पर आप जोड़ सकते हैं।
मौर्य वंश के शासक और उनके काल की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानिए। पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानिए। सिंपल सा कहानी है, ठीक है, इसमें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुद्रा राक्षस में उस साजिश के बारे में बताया गया है जो चाणक्य ने नंदों के खिलाफ रची थी चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलाने के लिए। और ये जो ईस्वी वगैरह सब है, डेट वगैरह सब है, वो अच्छी तरह से याद रखिएगा, बुक्स का नाम। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच रिलेशन को बताया गया है 312 ईस्वी में, बीसी में, ईस्वी पूर्व में, और लड़ाई हुई थी 305-304 बीसी में, यानी कि लगभग 6-7 साल पहले की बात हो रही है कि उधर सेल्यूकस यूनान में मजबूत हो रहा था और इधर चंद्रगुप्त मौर्य भारत के मगध में। रोमन या यूनानी लेखक के द्वारा आपका किसी भी तरह का विवरण चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में नहीं दिया गया था, इसलिए माना जाता है यह हारा था सेल्यूकस, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर ये लड़ाई हुई थी। एक लेखक एपियानस है जो लिखता है कि युद्ध हुआ था, हार जीत के बारे में नहीं लिखता है। संधि के प्रावधान को अच्छी तरह से रट जाइएगा। 500 हाथी मिला था सेल्यूकस को, ठीक है, और चंद्रगुप्त को कार्नेलिया मिली थी और साथ ही कई क्षेत्र मिले थे। देखिए इसी का सूत्र मैंने बताया था, आप जाएं कहें माँ को। अ से एरोडोसिया है, ठीक है, प से पेरिमे में सदाई है, आप जाएं कहें, आपके साथ कहें लिखा हुआ होगा सूत्र में, कंधार और हेरात, तुरंत याद हो जाएगा। ओके, यूनानी नाम दिया गया है। दूसरी ओर वर्तमान में क्या नाम है या भारतीय नाम समझ सकते हैं, उसको दिया गया है। ये आपका सुमेलित करने आ सकता है क्योंकि यह चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया था, तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चला गया था। सल्लेखन से उसने अपने जीवन को बिना भोजन किए हुए, पानी पिए हुए जीवन को त्याग दिया हो था। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्रवणबेलगोला जो था मौर्य साम्राज्य के अधीन था। और अलग अलग नाम जो आपका आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, स्ट्राबो ने क्या कहा, स्ट्राबो एरियन ने क्या कहा, सैंड्रोकोटस का है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो सार को अमित्र खेटे अमित्र घात कहा जाता है, चाहे यूनानी हो या संस्कृत, दोनों का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। सार का कार्यकाल में प्रमुख घटना था चाणक्य ने 16 राज्यों को जीतने में मदद किया। तक्षशिला नेपाल में विद्रोह हुआ, वहाँ अपने पुत्र अशोक को भेजा। 2 यूनानी राजदूत आए, ये इंपॉर्टेंट है। जो राजदूत था वो था डायमेकस, वह यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम का था राजदूत, और दूसरा टोलेमिस सेकेंड फिलाडेल्फस का राजदूत था डायोनिसस। एंटियोकस को पत्र लिखा था, बोला था मीठी शराब, सुखांजीर, दार्शनिक इत्यादि भेज दीजिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था क्योंकि एंटियोकस का मानना था कि दार्शनिकों को, ज्ञानी लोगों को कहीं भी नहीं भेजा जा सकता है। सामान दे दिया था लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। एक पिंगलवास जो आजीवक रहता था, ठीक है, और बाद में बिंदुसार आजीवक बना, और चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना था, जैन धर्म, और यह आजीवक बना। जो गोसाल संस्थापक थे अशोक बौद्ध। अशोक भाइयों का हत्या करके गद्दी पर बैठा था 272 ईस्वी में। शुरुआती जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। जेम्स प्रिंसेप 1837 ब्राह्मी लिपि का अभिलेख पढ़ लिया था। देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, यह उपाधि था अशोक का। ओके, कहाँ कहाँ मिला है अशोक का नाम, तो न्यू मग अभी मैंने सूत्र में बताया है, ठीक है। और देवनाम प्रियदर्शी का जो पहले पहचान कर लिया गया था कि यह 30 से श्रीलंका का राजा, लेकिन बाद में जब बाकी जगह भी मिल गया अशोक का नाम तो यह कन्फ्यूजन दूर हुआ। श्रीलंका के महावंश ग्रंथ वगैरह से भी पुष्टि हुआ। और कलिंग युद्ध के बाद इसने युद्ध विजय की जगह धम विजय की नीति पर चलने का क्यों निर्णय लिया। 9वें वर्ष में इसके जब गद्दी पे बैठा था, उसका 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, आप लोग जान ही रहे हैं। कहा था कलिंग युद्ध अशोक का प्रथम और आखिरी युद्ध था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसकी सलाह पर बौद्ध धर्म को अनुयायी बना था अशोक, कौन सा वो बौद्ध भिक्षु था। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन तो पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन क्या किसी अभिलेख में वर्णन है अशोक का, नहीं है। अशोक का ये सब एकदम अच्छी तरह से रट जाइएगा जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं है। अशोक का नाम न्यूमग जो सूत्र मैंने बताया है, नीचे मौर्य है, जूनागढ़ है, वर्धन पुराण में बोला गया है, मगध का राजा भबरू में बोला गया है, सब रट जाइएगा। पियादसी कहाँ बोला गया है, पियादसी राजा कहाँ बोला गया है, का सारा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानिएगा, जो मैंने लिखा है वो इम्पोर्टेंट ही लिखा है। धर्म जहाँ जहाँ गलती से लिखा गया हो, धर्म प्रचार नहीं होगा, धम्म प्रचार होगा। महेंद्र श्रीलंका गया था,
ये आपको पता ही है। बाकी का भी मैंने लिख दिया है कि कहाँ कहाँ किसे भेजा गया था, यहाँ से सुमेलित करें, प्रश्न आ सकता है, जो है अच्छी तरह से रट जाइएगा। की पत्नियों का सूत्र मैंने बता दिया है, पकाती, असंघमिता, किसका क्या कार्य था उसको देख लीजिए, सब आप ही को रटना है। कि प्रयाग अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, पद्मावती कौन थी उनके बारे में पढ़ लीजिए, किसकी माता थी, तीवर की माता कौन थी, कुणाल की माता कौन थी, श्रीनगर को किसने बसाया, सुभद्रंगी जो थी वो कौन थी, कहाँ की थी, ठीक है। ये सब प्रश्न यहाँ से सॉल्व होंगे। प्रवृत्ति मौर्यों ने कितने वर्षों तक शासन किया और अशोक के बाद साम्राज्य किन किन 2 भागों में बट गया था। पश्चिमी भाग का कौन शासक बना, यानी कि उत्तर प्रदेश इलाका का, पूर्वी भाग यानी कि बिहार इलाका का कौन शासक बना, इसका राजधानी कहाँ था और किस गुफा अभिलेख से पूर्वी भाग का जानकारी मिलता है और किसे नागार्जुनी गुफा को समर्पित किया गया था। ये सारे प्रश्न यहाँ से सॉल्व होंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था और इसकी हत्या किसने कर दी थी और कौन सा वंश स्थापित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अशोक के अभिलेखों के माध्यम से ही किस इतिहासकार ने पूरे अशोक के काल का इतिहास लिख दिया है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। अशोक के देखिए कुल 4 अभिलेख थे, कि अगर गुहा अभिलेख को भी आप जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएंगे। तो बृहद शिलालेख बड़े बड़े शिलालेख थे, और जिन्हें बृहद शिलालेख में आप शामिल नहीं करते हैं शिलालेख थे, वे लघु शिलालेख कहलाते हैं। स्तंभ को स्पेशली बनाया गया था, उसमें लिखा गया था, जब स्तंभ थोड़ा सा छोटा हो जाता था तो इसे लघु स्तंभ लेख कहते हैं। कितने स्थानों पर बृहद शिलालेख प्राप्त किया गया है, ठीक है, और कितने बृहद शिलालेख हैं, दोनों में अंतर को आपको समझना है। को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ। शाम को गिद्ध जागे सोए, उसका फुल फॉर्म भी यहाँ लिखा जा चुका है, देख लीजिए। जो प्रश्न बनते हैं कि कौन से 2 बृहद शिलालेख पाकिस्तान में है, कौन से 2 बृहद शिलालेख जिनकी लिपि खरुष्ठी है, और बाकी किस किस जिला में है भारत वाले, जैसे कलसी उत्तराखंड में है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं एक लाइन से, उड़ीसा में 2 है, धौली और जौगढ़, ठीक है। महाराष्ट्र का थाने में सोपारा है, जूनागढ़ में गिरनार है, कुरनूल में रागुड्डी है। अच्छी तरह से एकदम याद कर लीजिए सब, विथ डिस्ट्रिक्ट एंड विथ मैप। इसलिए आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैंने दिखा दिया है कि बृहद अभिलेख जो है, बृहद शिलालेख जो हैं कहाँ कहाँ मिले हैं। ऊपर देखिए सफाजगढ़ी मानसेहरा है, कलसी है, ओके। उसके बाद सहगौरा तो लघु शिलालेख में 2 लघु शिलालेख इसमें मैंने दिखाया है, एक मास्की, दूसरा सहगौरा। इधर उड़ीसा में देखिए धौली और जौगढ़, धौलीपुरी में है, जौगढ़ जो है गंजाम जिला में है, और नीचे जो आपका है वो एरागुड्डी है, इधर सोपारा है और गिरनार है। अब आते हैं हम लोग लघु शिलालेख पर। इसका सूत्र मैंने बता ही दिया है, गुरु सभा में सब्र गोपकोप बस जा चित्र में, एक राजा कुरनूल का, इतना काफ़ी है। 1-2 एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे आपका मारो जो आपका लघु शिलालेख है, ये शहडोल मध्य प्रदेश में इस सूत्र से बाहर है, बाकी सब सूत्र के अंदर ही है, ओके। इसका भी कोशिश कीजिएगा कि जिला को याद कर लीजिएगा, ओके, बहुत आसानी हो जाएगा, फिर बहुत कठिन नहीं है, मैंने बहुत बैलेंस्ड वे में बना दिया है, इसलिए तुरंत याद हो जाएगा। अभी देखिए सारे लघु शिलालेख हैं, लास्ट में जो अहरौरा और सहगौरा है, ठीक है। ये चूँकि मुख्य परीक्षा में धम्म का जब आप पढ़िएगा टॉपिक वहाँ पर आएगा, इसलिए मैंने डाल दिया। अभी सूत्र से बाहर है, अहरौरा और सहगौरा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं अशोक के स्तंभ लेख पर, ओके। इनकी कुल संख्या 7 है और 6 अलग अलग स्थानों से मिला है। दिल्ली टोपरा जो है वास्तव में सहारनपुर के टोपरा में गड़ा हुआ था, और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। टोपरा दिल्ली मेरठा दोनों में योगदान है दिल्ली लाने में फिरोज शाह तुगलक का। तो स्तंभ लेख के सूत्र मैंने बता ही दिए हैं, दीदी लोलो प्यार, उससे जो है आपका कवर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम। अभिलेख रानी अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के बाद यहाँ समुद्रगुप्त जहांगीर का भी लेख लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अकबर लाया था, ठीक है। पहले कौशाम्बी में था, इसलिए कहीं कहीं कौशाम्बी नाम भी देख लीजिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। इसे कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख कहिए, ये सबसे स्तंभ लेख कहिए, सबसे बेहतर होगा, कभी कन्फ्यूज ही नहीं होइएगा। अब हम लोग आते हैं लघु स्तंभ लेख पर, माइनर रॉक एडिक्ट्स। इसका भी है ट्रिक, मैंने बताया ही है। रुन्नी को सरसों सात, ठीक है, कुछ तो है बात, रुन्नी को सरसों सात, कुछ तो है बात, सांची रायसेन सारनाथ वाराणसी, जिला वगैरह याद कर लीजिएगा, बहुत काम देता है। ये सब देख लीजिए अपना कहाँ कहाँ पर है। 2 ठो आपका नेपाल में है, निगिलवा और रुमिनदेई। बिहार के गया जिला में बराबर पहाड़ी, 3 इंपॉर्टेंट गुफा है जो बिस्कुट
मैंने सूत्र बताया था, ट साइलेंट उसमें है। आजीवक समुदाय के संतों को दान दिया गया था अशोक के द्वारा, बौद्ध नहीं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ जो है आपका खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अशोक के लगभग सभी अभिलेखों में लिपि जो भले खरोष्टी ब्राह्मी किया गया है लेकिन भाषा प्राकृत ही है। लेकिन कंधार के सिरकुना अभिलेख और जलालाबाद के बाद लभगान अभिलेख एक है ना, वहाँ पर ग्रीक और अरामाइक के सब लिपि का प्रयोग किया गया है। सिरकुना में दो लिपियों का, दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है सिरकुना में, कंधार में। नंबर में यहाँ देखिए कौशाम्बी और प्रयाग अभिलेख, दोनों का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि कौशाम्बी से प्रयाग कौन लाया था? अकबर लाया था। और स्मारक अभिलेख किसे किसे कहा जाता है? दोनों नेपाल वाले को। स्तंभ लेखों में सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन है? ये आपका बनता है प्रश्न। उसके अलावा चलिए सारे बृहद शिलालेखों में पहला से लेकर के 14वां बृहद शिलालेख में क्या क्या विवरण दिया गया है उसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सिंपल है, इसको देख लीजिए। पहला बृहद शिलालेख में क्या है, दूसरा बृहद शिलालेख में क्या क्या है देख लीजिए। ये 4 राज्यों का जो साउथ का विवरण है ये आया करता है प्रारंभिक परीक्षा में। कितने वर्षों में युक्त राजुक प्रादेशिक जाकर धम्म यात्रा पर जाते थे? ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। चौथा बृहद शिलालेख में धम्म के प्रभाव की बात की गई है। ओके, 5वां बृहद शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो जनजाति का विवरण है इसका सूत्र मैंने बता दिया है। चलिए 6ठा बृहद शिलालेख में क्लियर, ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट राजा से कर सकता था अगर जनहित का मुद्दा हो। 7वां अशोक की इच्छा को व्यक्त करता है और 8वां अशोक का बोधि वृक्ष का यात्रा को बताता है और बताता है कि सामान्य यात्रा मत कीजिए, धम्म यात्रा कीजिए। और 10वां में बताया जाता है धम्म समारोह कीजिए, सामान्य समारोह की जगह। 9वां और संसारिक प्रसिद्धि नहीं बल्कि धम्म के क्षेत्र में प्रसिद्धि कीजिए। 10वां है धम्म एक विचारधारा था जो अलग अलग उस समय जो अलग अलग संप्रदाय थे उनके अच्छे चीज़ों को लिया गया था। ओके, अब आइए 11वां बृहद शिलालेख। ओके, इसमें सामान्य उपहारों की जगह धम्म उपहारों को मदद देता है। और 12वां बृहद शिलालेख बताता है कि अशोक एक सेक्युलर था, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। 13वां बृहद शिलालेख देखिए, ये सबसे बड़ा शिलालेख है और क्या क्या इसमें है? 5 यूनानी और कुछ जनजातियों के बारे में। उसका जो ट्रिक मैंने बता दिया है उसी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। विजय का भी इसी में विवरण है। सारा जो है जो 5 यूनानी राजा का नाम है तुरंत याद हो जाएगा, बस सूत्र का यूज कीजिए। अगर प्रश्न आता है दूसरे शिलालेख बृहद शिलालेख का प्रतिरूप कौन सा बृहद शिलालेख है, तो यह 14वां बृहद शिलालेख होगा। बृहद शिलालेख के साथ साथ पृथक शिलालेख भी मिले हैं, 2 पृथक शिलालेख जो मेन शिलालेख से थोड़ा अलग है। तो उसमें पहला में जो लिखता है अशोक कि सुदृढ़ उदारवादी और पैतृक सरकार चलाए कलिंग में, कलिंग के लिए इस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। दूसरा पृथक शिलालेख है, इसमें जो सीमांत क्षेत्रों में बताया गया है कि मानववादी और न्यायवादी सरकार चलाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि कठोरता नहीं करना है, धम्म प्रचार भी साथ में करते रहे। अब आइए लघु शिलालेख के संदर्भ में भी लघु शिलालेख है, उसमें अशोक के संघ में शामिल होने के संदर्भ में विशेष रूप से विवरण है। यहाँ पर हम लोग विशेष स्टडी नहीं करेंगे। चलिए सारे स्तंभ लेख में क्या है तो इसको पढ़ लीजिएगा। पहला में धम्म के आधार पर सरकार चलाना, दूसरा में धम्म का सार्थकता, आप सूत्र भी बना सकते हैं सारे स्तंभ लेख के लिए। यहाँ पर जो आपका दिया गया है तीसरा और चौथा में राजुकों का एक कर्तव्य भी जुड़ जाता है, ये आपको मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखने में भी मदद करेगा। 5वां स्तंभ लेख देख लीजिए, 6ठा देख लीजिए और यहाँ पर 7वां 3 दिया हुआ है। सिंपल है, राजा सफल हो रहा था, धम्म प्रचार, धर्म जहाँ लिखा है धम्म पढ़िएगा तो ये भी आपको धम्म लिखने में मदद देगा 7वां स्तंभ लेख में कि वो राजा जो थे कई राजा असफल रहे थे धम्म प्रचार में। भी प्रश्न रहते हैं कि जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो वहाँ से 13 साल बाद क्या हुआ, 14वां साल में क्या हुआ, 12वां में क्या हुआ, 21वां में क्या हुआ। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे घटनाओं को दिया गया है और इधर ईयर्स दिया गया। जैसे बोध गया यात्रा जो है सिंहासन पर जब बैठा था उसका 10वां साल में जा कर के किया था। से गुफाओं का दान हुआ, कलिंग युद्ध 9वां वर्ष में था, ये सब हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग स्तंभों पर शीर्ष जड़ित जानवरों की मूर्तियाँ। तो रामपुरवा प्रथम में एक शेर है, ट्रिक छूट गया था तो एकल शेर वाला एक ट्रिक है बोलेरो, है ना, यानी कि बसाड़, ब से ल से लौरिया नंदनगढ़ और र से रामपुरवा प्रथम, ये तीनों जो है एकल शेर वाला है। ओके,
एक हाथी वाला भी है, संकिस्या हो गया, ठीक है। बाकी तो एक रामपुरवा द्वितीय में एकल साण है, लेकिन रामपुरवा प्रथम आएगा। बोलेरो सूत्र जो मैंने बताया उसमें रामपुरवा प्रथम आएगा। भाभरू अभिलेख में क्या कहता है? त्रिरत्न में विश्वास, बुद्ध, धम्म और संघ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कौशाम्बी पाटलिपुत्र में अलगाववादी शक्तियों से निपटने के लिए निर्देश देता है। अशोक धम्म के मार्ग पर चलने के बावजूद वह अपने साम्राज्य के विखंडन को नहीं देख सकता था, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है आपको मुख्य परीक्षा में काम देगा। मौर्य प्रशासन सप्तांग सिद्धांत, इसका सूत्र मैंने बता दिया, ट्रिक मैंने बता दिया है, कसम जुदा अब ना होंगे हम, उससे से इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब स्वामिन हुआ, मत्य हुआ, दुर्ग हुआ, इसका अर्थ क्या है उसको भी याद कर लेना है। जैसे कोष मने खजाना है, बल मने आपका सेना है, हर चीज़ ज़रूरत है एक साम्राज्य को बनाने के लिए, यही चीज़ कौटिल्य ने बताया था। ये सब सिंपल है आपका एक राजतंत्र के लिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद होते थे लेकिन सलाह लेता भी था, लेकिन बाध्य नहीं था। देखिए चाणक्य ने कहा है मंत्री तो होते थे बहुत सारे, 12 से 20, लेकिन 3-4 जो है स्पेशल मंत्री जो होते थे, जो जिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था राजा के द्वारा। वर्तमान में जब पॉलिटी में पढ़ाऊंगा तो वहाँ किचन कैबिनेट वर्ड आएगा, तो समझ लीजिए किचन कैबिनेट है। प्रधानमंत्री का भी किचन कैबिनेट होता है जो उनको सलाह देता है, और वो 4-5 मंत्री ही उसमें शामिल होते हैं। तीर्थ या मंत्रालय, और प्रत्येक तीर्थ के हेड को अमित कहा जाता था। कुल 18 तीर्थ का उल्लेख अर्थशास्त्र में हुआ है। मैंने सूत्र बता ही दिया है, स्पाई एम के दादा बाप अम्मा नाना सास, इससे जो है सारे 18 तीर्थ आपके लिए बाएं हाथ के खेल हो जाएंगे। क्या है सारे तीर्थ का अर्थ, उसे जरूर आप लोग पढ़ लें। तीर्थ का नाम दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है। समाहर्ता जैसे कर संग्रह करता था, प्रशास्त्री राज के आदेश का पालन करने वाला था, अंतवेशिक हरम का प्रमुख यानी कि जहाँ महिलाएं रहती थी उसका हेड था। सारे तीर्थ हैं, नायक, नागरिक, व्यवहारिक, कर्मांतिक, उनका क्या वर्क था ध्यान से देख लीजिए और याद कर जाइए। क्या है? कर्मांतिक है खान प्रमुख, दंडपाल है पुलिस प्रमुख, द्वारपाल आंतरिक प्रमुख, कुछ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग ही है, याद हो जाता है। और प्रशासन में राजस्व प्रशासन पर हम लोग अब आते हैं, ठीक है। मौर्य प्रशासन ये चल रहा है, ABCD मैंने मेन पॉइंट को ABCD दिया है और सब पॉइंट्स को 1 2 3 4 किया गया है। इसमें कौन कौन से कर हैं और समाहर्ता का हेल्प जो है अचपटलाध्यक्ष करता था, ये सब दिया गया है, सबको अच्छी तरह से याद कर जाइए। सारा कर का नाम है भूखा बेजू बाबरा, चाप से डाबरा वगैरह सूत्र से पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर? अन कर जो है प्रवेश से ही कवि ऊ से आपका ये सूत्र पूरी तरह से सेना भक्तम, सेना कहीं भी जाती थी तो वहाँ गांव वालों को थोड़ा खर्च उठाना पड़ता था। अब कितना % उठाते थे तो नहीं पता है, बाकी सिंपल है, याद कर जाइए। ई कर और विष्टि कर पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो था एक सिंचाई कर था मौर्यकाल का, और रुद्रंग जो आगे आएगा जब मैं गुप्त काल पढ़ाऊंगा वहाँ पर आएगा, वो भू राजस्व था। अन्य प्रशासन में आते हैं तो इसमें क्या क्या नाम था अर्थशास्त्र में बताया गया है, जिसमें एक मृतक थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में भाड़े के सैनिक होते थे। वन्य जनजातियों के सैनिकों को मित्र बल बोला जाता था। जो सेना के क्षेत्र में मेगास्थनी जी ने 6 समितियां बताई थी, उसका सूत्र मैं दे चुका हूं, उससे कर लीजिएगा। 9 पैसे में अश्व हारा। न्याय प्रशासन में आ जाइए, प्रशासन ही चल रहा, ओके। इसमें धर्मस्थनीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय जो था वह फौजदारी न्यायालय था। जमीन वगैरह का कार्य होता है, और फौजदारी में मर्डर का हो गया, चोरी डकैती, ठीक है, ये सब फौजदारी मामला होता है। कि कई लेवल थे, सबसे ऊपर जो पटना में था, बाकी नीचे के लेवल में था, ठीक है। अब पुलिस प्रशासन में आ जाइए, इसके भी कई लेवल के थे। कितने गाँव पर जो पुलिस का मुख्यालय होता था उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आया करता है। ये सारे लेवल्स को जो मौर्यकाल में व्यवस्था था। उसके बाद जो है कारागार प्रशासन, बंधनगाराध्यक्ष जो होता था वो हेड होता था वहाँ, जैसे अभी जेलर है। के अंतर्गत ही गुप्तचर प्रशासन को देख लेते हैं, तो महामत्या सर्प जो है हेड होता था, और कई तरह के गुप्तचर इस समय आपका चाणक्य के द्वारा बताए गए हैं। संस्था है संचार, संस्था में एक जगह रहना, संचार में घूम फिर करके गुप्तचरी करना। पुलिस आनी था, जो लोगों के बीच क्या चल रहा है कुछ भी वो राजा को बताता था। प्रतिवेदक जो था सीधे कभी भी राजा पास पहुंच सकता था। विदेश प्रशासन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो निःसृष्टार्थ राजदूत था, और उसका सहयोगी जो होता था परिमितार्थ होता था। हार भी होता था,
जो संदेश वाहक होता था। प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा प्रांत है, अवंती प्रांत, कलिंग प्रांत। दक्षिणापथ में साउथ वाला इलाका जो जीता था। प्राच्य पथ में होता है सेंट्रल, ठीक है। ये पाटलिपुत्र वाला इलाका हो गया। तो कहाँ राजधानी था, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। प्रांतों में जो हेड बनते थे वो राज परिवार से ही बनते थे, कुमार या पुत्र कहते थे। अब जिला प्रशासन, जिलाधिकारी राजुक हुआ और उनका हेल्पर जो होता था एक सचिव, उसे युक्त कहते थे। प्रशासन के अगले भाग में आते हैं मौर्य काल में ग्राम प्रशासन। तो यहाँ पर स्थानिक होता था गोप और ग्रामिक, इनका क्या वर्क था उसे याद कर लीजिए। प्रांत ग्राम सभी हो गया है कि सेंट्रल भी हो गया प्रशासन। अब नगर प्रशासन को पढ़ लीजिए। नगर अध्यक्ष कहा है अर्थशास्त्र में, ठीक है। स्थानिक गोप राक्षी, राक्षी जो होता था सुरक्षा का भार लेता था नगर का, जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है। देखिए नगर प्रशासन के लिए भी 6 समितियों का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। इसका भी मैंने ट्रिक बता दिया है, उसी तरीके से रट जाइएगा। सूत्र मैंने बताया है 2F 3BD, ठीक है। 4 TC ट्रेड एंड कॉमर्स, 5 निविनी निर्मित विक्रय और निरीक्षण का क्या बताया गया था, ST सेल टैक्स। मेगास्थनीज ने बताया है स्टेनोमी हेड होता था नगर प्रशासन का। अब चलिए मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। आपको पता है अर्थव्यवस्था पर मौर्यों ने एक अधिकार कर लिया था, पूरी तरह से सेंट्रल कंट्रोल था। तो यहाँ पर इस आय का प्रमुख स्रोत नॉर्मल सा है, भू राजस्व होगा। कितना लिया जाता था, 1/6। सिंचाई अगर उपलब्ध होता था तो 1/3 से 1/5 थोड़ा सा बढ़ जाता था। प्रश्न उठता है कि किस अभिलेख को, अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। तो वह रुमिनदेई अभिलेख है, क्योंकि इसमें बलि की जानकारी मिलती है, कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। व्यापार वाणिज्य जो था यूनान और बर्मा से मौर्य काल में भारत का था। पता चलेगा भारत क्या आयात करता था और कितना व्यापार कर लिया जाता था। स्थानीय वस्तु पर कम कर लिया जाता था, विदेशी वस्तुओं पर ज्यादा। मार्गों की देखरेख के लिए एग्रोनोमोई नामक का अधिकारी नियुक्त था। व्यापार मार्ग हुआ या सेना के लिए जो मार्ग हुआ। पथ मार्ग जो थे पाटलिपुत्र से तक्षशिला। और किस तरह से अर्थव्यवस्था पर मौर्यों ने एकाधिकार कर लिया था, तो शराब, कवच, आयुध निर्माण, खनन उद्योग, ये चारों को याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में आता है। ये पूरी तरह से मौर्य राजा के कंट्रोल में रहता था। फिर सभी तीर्थ के अधीन जो है विभाग बनाए गए थे, ताकि पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त किया जा सके अर्थव्यवस्था पर। और प्रत्येक विभाग का जो हेड होता था वह अध्यक्ष होता था। इसका सूत्र मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से सारे अध्यक्षों का नाम याद रखना है, उनका वर्क यहाँ से याद कर लीजिए कि अलग अलग विभागों के अध्यक्ष हैं। इसको जो है आपको एक लाइन से याद करते जाना। अधिकांश इजी हैं, कुछ कुछ टफ हैं, उसको तो स्पेशली याद कर जाइएगा। जो ट्रिक मैंने बताया है उसका यूज कीजिए, उस पर स्पेशल केयर कीजिए। जैसे हम बंधन गारा देवता इजी हैं, तो विविताध्यक्ष चारागाह वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, इसको जरूर रट लीजिए। हस्ताध्यक्ष, कोपगाराध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं। मैंने सूत्र बताया ही था, कृपया जंगल जाएं, कृषि का सूत्र बताएं, ठीक है। लक्षणा, मना और मुद्राध्यक्ष है। मुद्रा लक्षणा तो इजी है, मनाध्यक्ष को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, माप तौल वाला। कि नवाध्यक्ष है और पश्चाध्यक्ष है। यहाँ पश्चाध्यक्ष पर थोड़ा कंट्रोल करना है आपको। पौतवाध्यक्ष पर कंट्रोल कर लीजिएगा, यह भी नाप तौल का है। अध्यक्ष कृषि का है, मैं बता ही चुका हूँ, कृपया जंगल जाएं, कृषि का सूत्र बताएं। शीताध्यक्ष याद करना होगा, शुल्क भी याद करना होगा, शुल्क ऐसे इजी है। समस्थानाध्यक्ष बाजार वाला जो है वो थोड़ा सा याद कीजिएगा। व्यवस्था का 5वां पार्ट जो आता है मौर्यकालीन सिक्का। आहत सिक्का अभी भी चल रहा था। चांदी का सिक्का पर्ण, तांबा का सिक्का मासिक और कांकड़ी भी तांबे का ही सिक्का था। 2 टाइप का था, एक NBPW जो थोड़ा एडवांस था। W का अर्थ होता है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, थाली कटोरा वगैरह बनता था और पाटलिपुत्र कौशाम्बी में मिला है। दूसरा टाइप का जो मृदभांड था, एक NBPW, दूसरा धूसर और लाल मृदभांड, थोड़ा सस्ता होता था। शिशुपालगढ़, हिछत्र इत्यादि में मिला है। अब चलिए मौर्यकालीन समाज को देखते हैं। समाज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वार्ता। वार्ता वर्ड पर कंट्रोल कीजिएगा। वार्ता का अर्थ होता था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, जिसमें शूद्रों को अधिकार दिया गया था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे ही, उसके अलावा वर्ण व्यवस्था से बाहर भी कुछ नीच जातियां भी थीं। संकर जातियों का भी विवरण आया है, ठीक है। पार्श्व, रथकार, निषाद, चंडाल, वैदेहक। वर्ण संकर का अर्थ होता है अलग अलग वर्ण वाले पुरुष महिलाओं के बीच विवाह, उससे जो उत्पन्न बच्चे हैं उसे वर्ण संकर कहा जाता है। अब देख लीजिए कि जातियों के आधार पर व्यवसाय मौर्यकाल में कैसे उत्पत्ति हो चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मौर्यकाल में ही उत्पत्ति हुआ है।
हैं मेगास्थनीज के इंडिका, ठीक है। इसमें 7 जातियों का विभाजन किया गया है। देखिए इसका सूत्र है दाकी एक्का सैनिसा। ये मैंने वहाँ पर ट्रिक को नहीं बताया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो याद कर लीजिएगा, इसमें क्रम भी कई बार पूछ देता है कि तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर है, इसलिए इस क्रम को दाकी एक्का सैनिसा को अच्छा से याद कर लीजिए। सैनिसा सैनिक निरीक्षक सभासद, आराम से याद हो जाएगा। अनिष्कासनी किसे कहा जाता था उससे देख लीजिए। काल में जो आपका समाज में रहता है वो सारा चीज था, अच्छा से देख लीजिएगा। एक वैश्यावृत्ति वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहलाता था, रूप पर अपनी जीने वाली, यही सब है। का जो त्रिपिटक साहित्य है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसमें कितना प्रकार का, 4 प्रकार का, कौटिल्य ने 9 प्रकार का, मेगास्थनीज ने बताया ही नहीं। रस्सी पर जो नाचने वाला, सब रस्सी में चलने वाला मौर्य काल में ही विकास हुआ। कला में जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ है, मौर्य कला का क्लास में ले चुका हूँ, पहले वाले हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और स्तंभ का जो निर्माण होता था एक पत्थर से काट के बनाया जाता था, इसलिए इसे एकास्म कहा जाता था। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। ये सब अच्छी तरह से कंट्रोल रखिए। मौर्य कला के बारे में क्या क्या कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी जिनको मौर्य कला को डिटेल में समझना है, विशेष रूप से बीपीएससी वाले मेरे स्पेशल वीडियो को देख लें। कालीन धर्म, निश्चित रूप से बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, जैन धर्म इत्यादि को राज्य सत्ता के द्वारा संरक्षित किया गया, लेकिन ये सेकुलर थे। आप देखते हैं बृहद शिलालेख में मैंने बताया कि अशोक सेकुलर होने का दावा करता है। निश्चित रूप से सेकुलर थे, नाग पूजा होता था, भूत प्रेत आत्मा वगैरह में विश्वास होता था, आजीवक को दान दिया ही था। बहुत आसानी से लिखा जाएगा मुख्य परीक्षा का उत्तर, टेंशन मत लीजिए। तो पतन के कारण सिंपल है, कमजोर शासक हुआ, साम्राज्य का विभाजन, आर्थिक स्थिति खराब और ब्राह्मणों का संतोष, अशोक की शांति नीति भी बहुत लोग बोलते हैं। ये सब मुख्य परीक्षा का चीज़ है, बस यूं ही 2-4 पॉइंट मैंने लिख दिया है, आप अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं, संगम काल। जो भी चैनल पर नए हैं वेट मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बहुत लाभ होंगे यहाँ से ही। किसी भी वंश के इतिहास को पढ़ने से पहले स्रोत देखा जाता है, उसी तरह से संगम काल में भी 3 राजा हुए, चोल चेर पांड्य। तो यहाँ पर भी कुछ स्रोत थे पुरातात्विक, तो कुछ साहित्यिक। अशोक का अभिलेख हुआ, खारवेल का हाथी गुम्फा हुआ, और बड़े बड़े कब्र वहाँ बनाए जाते थे, कच्छ नुमा, अंदर में रूम टाइप का बनाया जाता था, ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, महापाषाण, उस सबसे भी जानकारी मिलता है संगम काल के बारे में। स्रोत का डिस्कशन मैंने कर ही दिया है। मेलकणक्कु जो होता था वो मुख्य साहित्य होता था, काव्य ही होता था, लेकिन कीलकणक्कु उपदेशात्मक होता था, और महाकाव्य जो था वो वैदिक संस्कृति से प्रभावित साहित्य थे। तीनों संगम के बारे में आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसी के अंतर्गत जितने भी साहित्य रचे गए सारे मेलकणक्कु में शामिल होंगे। ओके, आख्यानात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है इसे। और हमारे क्लास को अच्छी तरह से कर लीजिए, फिर शायद ही कहीं की ज़रूरत आपको पड़े। विश्वास करके एक बार कीजिए, फिर देखिए एग्जाम में बैठने के बाद क्या फील होता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं अतिशयोक्ति है, 9900 वर्ष, 5000, 8598 कवि, 197 पांड्य राजा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाता है साहित्य में। यह है आपका प्रथम संगम जो मदुरई में आयोजित हुआ था, अगस्त अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम है जो कपाटपुरम या वक्तापुरम भी इसको बोलते थे। यहाँ तुलकपियन नामक जो है ग्रंथ रचना था, ये ग्रामर था। ओके, चेता थे तुलक पियार, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पियार आदमी है, पियन ग्रंथ है। तीसरा संगम, यहाँ पर 8 काव्यों का संग्रह है, एट्टुतुगोई, ठीक है, इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। एट्टुतुगोई में अहनानुरु और पुन्नानुरु भी शामिल है। इसी में मौर्यों का विस्तार के बारे में बताया गया है दक्षिण में। जब मौर्य काल का मुख्य परीक्षा में बताऊंगा तो अहनानुरु पुन्नानुरु को भी यूज किया जाएगा। पत्रुपाट्टु का भी एट्टुतुगोई के साथ इसी तृतीय संगम में ही संकलन किया गया था। इस एट्टुतुगोई का ही 9वां पार्ट बोलते हैं। रचनाएं 2 तरह की थी, आगम प्रेम संबंधी रचनाएं, पुरम राजा की प्रशंसा से संबंधित रचनाएं। रचनाओं में ध्यान रखिएगा, जब वर्ड यूज होता है 5 तिणय तो स्त्री पुरुष दोनों पक्ष से सहमति वाला प्रेम होता है। कुक्कई में एक पक्षीय प्रेम होता है, और पेरुंदिवई अगर वर्ड आता है तो अच्युतहीन प्रेम को कहा जाता था। ये जो है उपदेशात्मक है। तिरुकुराल जो आपका ग्रंथ है कीलकणक्कु के अंतर्गत, ये तमिल बाइबिल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक नल दियार है, 2 ठो को याद कर लीजिएगा। महाकाव्यों के बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ और कुछ नहीं है।
पहला शिल्पादिगारम है, इसमें कोवलम कनग्गी माधवी का कहानी है, सब पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से और याद कर लीजिएगा। जो है मणि मेखले है और शिल्पादिगारम को राष्ट्रीय काव्य माना जाता है और मणि मेखले उसी का दूसरा पार्ट है, शिल्पादिगारम का समझ लीजिए। शिवक सिंदामणि तिरुत्त का देवर इसके राइटर हैं और शिवक नाम का योद्धा का विवरण इसमें दिया गया है। दक्षिण भारत में संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो कब्र पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे जिसे महापाषाण कहा जाता था, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। में लोहा और RBW का प्रयोग होता था। उसके बाद कृषि संस्कृति, पहले पहाड़ में फिर मैदान में, जो क्रम चलता है हर जगह। ये उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, अधिशेष होने लगा, तो ग्राम वगैरह का आपका ये हुआ, विकास हुआ। उसके अलावा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, कृषि को छोड़ करके कुछ अन्य वर्ग लोग कर सकते थे। गांव के मुखिया को पेरुम मक्कन कहा जाता था। नंबर में आते हैं दक्षिण भारत के संगमकालीन कुछ प्रमुख राजवंश। इसमें चोर, चेल और पांड्य थे। तो चेर वंश का उदयनजीरल जो था संस्थापक था, धनुष इसका ये था आपका चिन्ह था, बांजीपुर राजधानी। राज्य का बंदरगाह के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। उसके अलावा चेर शासक एक था सेंगटुटुवन, उसने कनग्गी पूजा शुरू किया था, ठीक है। उसके अलावा अढ़ाई गाम नाम का एक चेर राजा था, वो गन्ने का खेती शुरू किया था साउथ इंडिया में। चोल था, ओके। 10वीं सदी वाला चोल राजवंश अलग था, इसके बारे में टोलेमी, पेरिप्लस सभी विवरण देते हैं। इसका राजधानी उरयूर था, बाद में तंजौर बन गया। चोल राजवंश का चिन्ह जो था बाघ था। इलंजित चेन्नी पहला शासक था और सबसे महान शासक था करिकाल। बिहार की स्थापना किसने की थी और मदुरई किस राजवंश की राजधानी थी? मछली किसका चिन्ह था, किस राजवंश का राज चिन्ह? क्योंकि आपके बंदरगाह का नाम यहाँ पर दिया गया है और एक पांड्य राजकुमारी का शासन जो रानी बनी थी पंडैया, ठीक है, उसके बारे में मेगास्थनीज बताता है। मदुरई क्यों प्रसिद्ध था? तलैया लंगानम युद्ध में चेर शासक से को किस पांड्य राजा ने पराजित किया था? अब राजनीतिक स्थिति सेम था, राजतंत्र था, वंशानुगत प्रणाली लागू था। में राजा को और क्या क्या कहा जाता था? मन्नन, वेदन, कोसवन। सर्वोच्च न्यायालय को क्या बोला जाता था? और मंत्री, सेनापति, पुरोहित, दूतम इत्यादि राजा के हेल्प के लिए थे। काल का प्रशासनिक विभाजन राज्य, मंडल, नाडु और ऊर, ये चोल काल तक लगभग थोड़ा बहुत बदल करके चलेगा। सेनानायक को एनाडी कहा जाता था। धनिक किसान, बलाल, शासक वर्ग, अरसर। सरकार, अलग अलग व्यवसायों के लोगों को क्या कहा जाता था? इसको अच्छी तरह से रट जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्रूइट परेई प्रथा का विवरण आता है कि किसी भी वस्तु को लें, उसी वस्तु को वापस करना। देखिए बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली अलग होता है, इसमें कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं, लेकिन क्रूइटी परेई में जो वस्तु आप लिए हैं वही वस्तु आपको देना होगा। तो कौटिल्य को याद कर लीजिएगा, जो चोल, चेर, पांड्य तीनों का जहाँ पर मिक्स पॉइंट था, यानी कि मिलन पॉइंट था, उससे कहते थे। और संगमकालीन सिक्कों का नाम याद कर लेना है, कासु, कनम, वेन, पोनपोन। और के मापन के लिए माँ और बेली का प्रयोग होता था, अनाज के मापन के लिए अंबानम का। और छोटा छोटा मापन अगर करना होता था तो नाली, उलाकू, उलाक का प्रयोग होता था। तमिल क्षेत्र के कुछ प्रमुख प्रदेशों का नाम याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया करता है एग्जाम में। जैसे पर्वत को कुरुंजी बोला जाता था, निर्जन स्थल को पल्लई, जंगल को मुल्लई, मैदानी क्षेत्र को नरुद्दम और समुद्री क्षेत्र को नेतल। संगमकालीन इतिहास भी समाप्त होता है। अगला क्लास जो आपका होगा मौर्योत्तर काल। और जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भरपूर मात्रा में मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। JPSC, JSSC, CGL, PSC और IAS के क्लासेस भी मेरे द्वारा शुरू होंगे। और खुद भी आप प्ले लिस्ट में किसी भी वीडियो में विजिट कीजिए और गुणवत्ता को आप खुद देख सकते हैं, इसलिए आप यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।